अब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ट्रेडिंग मतलब जुआ, प्योर जुआ, उसको ओवरकम नहीं कर पाते तो आप जिंदगी में फिर इस फील्ड में ना खुद काम कर पाएंगे ना किसी और को सजेस्ट कर पाएंगे। इसमें क्या ना एक्चुअल में पैसा लगता है और इन पैसे से ही वो कैंडल्स बनते हैं। मोटा मोटा सिंपल सा चीज है, सस्ता खरीदो एक्सपेंसिव बेचो, यही बिजनेस है। 99% लोग, उनको पता ही नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है ना वो किस किस सेगमेंट में काम कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मुझे 100 रुपए दीजिए, मुझे 1000 रुपए दीजिए, तो आप मुझे 100 सवाल करेंगे। स्टॉक मार्केट जब पैसा लगाते हैं ना वो सवाल नहीं करते, सवाल तो वहां पर भी बनना चाहिए। इसका मतलब ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्टॉक को जैसे तैसे करके ऊपर लेके जाना। हम उस राइड में थोड़ा सा बैठना चाहते हैं, उस जर्नी में थोड़ा सा बैठना चाहते हैं। तो अगर ऐसे स्टॉक्स मिले समझदारों के लिए इशारा काफी है। आप देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, बाजार के माहिर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं इन्वेस्टर काजी। तो सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे बताइए? मैं बढ़िया एकदम। अच्छा, मेरा पहले क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जो जर्नी रही है स्टॉक मार्केट में वो कैसी रही है और आपने कैसे स्टार्ट किया इसको? तो एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था एज ए इन्वेस्टर। मेरी जो जर्नी शुरू हुआ था वो एज ए इन्वेस्टर शुरू हुआ था। ट्रेडर तो मैं लास्ट कुछ सालों से एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूँ, बट जो जर्नी शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था एक अंकल के थ्रू। तो मैं छोटा था और मैं देखता था कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुआ। तो मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट कुछ चीज़ें हैं। पहले तो वो डिजिटल पेपर निकलता था, आपका पेपर आता था, हाँ, जो उसमें बॉन्ड्स शेयर, टाइप होता था हाँ जो पहले। उसमें शेयर परचेस जो भी हैं वो आता था। उसके बाद क्या होता था कि उनको भेजना पड़ता था। मान के चलिए कि आपने कोई शेयर 300 रुपये में खरीदा और आपने कोई भी एक प्राइस लगाया कि मुझे इसमें बेचना है, तो आपने इसको भेजा। अब वो मान के चलिए त्रिपुरा से वो बेंगलोर जाएगा, मतलब जहाँ पर भी जाना है, जाते जाते प्राइस बहुत फ्लक्चुएशन भी करते थे, राइट, हाँ, बहुत सारी चीज़ें थे। राइट। तो मैंने उनको देखा ये सारी चीज़ें करते हुए, तो अब क्या है ना कि उससे एक इंटरेस्ट आया कि चलो देखते हैं क्या है। तो वहाँ से धीरे धीरे करके फिर मैंने शुरू किया। तो धीरे धीरे करके पहले तो इन्वेस्टमेंट पे गए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की, और हमें अलाउ भी नहीं था ट्रेडिंग करना, है ना, और ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल भी नहीं था। तो जो था सबसे पहले तो वही था कि वो सेफ रहे। अगर सेफ रखना है तो इन्वेस्टमेंट पे ही जाना है। एग्जैक्ट। तो जर्नी शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट से, और ये शुरू हुआ था एक अंकल के थ्रू। उन्होंने दिखाया था कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, तो एक्साइटमेंट था, उस एक्साइटमेंट से अपनी जर्नी शुरू हुई। आज जाके मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ। अब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ है कि और मैं मैंने एक्चुअल देखा में, है कि आप मेंटर भी हैं, हाँ सिखाते भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में मतलब आपका चैलेंज क्या रहा, जो आज तक रहा है सबसे बड़ा चैलेंज, और आप उससे बाहर कैसे आए? ये चैलेंज तो बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चैलेंज होते हैं। सबसे पहला मैं अपना पर्सनली कहूँगा कि मैंने क्या फेस किया, ठीक है। सबसे पहला तो एक सोसाइटी का एक प्रेशर होता है ना, क्योंकि मान के चलिए जब मैंने शुरू किया था, मेरा क्या था कि मैं स्टडी कर रहा था, और हर माँ बाप चाहता है, और उसके जो रिलेटिव्स है वो भी ये चाहते हैं कि जो लड़का है या जो लड़की है वो एटलीस्ट जो अपना स्टडी है उसको कंप्लीट करे, और उस स्टडी के रिलेटेड जो भी काम है वो करे। राइट। मान के चलिए आपने इंजीनियरिंग की, तो आपके घर वाले चाहेंगे कि आप जॉब करें इनकम, हाँ, राइट। एक आप इंजीनियरिंग में जॉब करें। हाँ, तो वो एक माइंडसेट सबका है। तो सबसे पहले मेरा जो इशू था कि घर वाले, सोसाइटी, राइट। अब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ट्रेडिंग मतलब जुआ, प्योर जुआ, सट्टेबाजी, ठीक है। तो वहाँ पर इस जगह पे अगर आप जाते, इस प्लेटफॉर्म में अगर आप जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई अलाउ नहीं करेगा। तो मेरे साथ जो हुआ कि वही सबसे पहला तो प्रेशर था, सोसाइटी का बहुत प्रेशर था कि अरे बंदा इतना एजुकेटेड है, ये क्या कर रही है सारी चीज़ें। तो पहला तो सोसाइटी प्रेशर था, घर का थोड़ा बहुत प्रेशर था इनिशियल डेज पे। तो ये था। उसके बाद जब हमने जर्नी शुरू किया, अब जर्नी के बाद एक होता है कि ड्रॉ डाउन फेज आता है। हर हम्म। किसी के जर्नी में ही आता है ड्रॉ डाउन फेज। आप कोई भी बिजनेस कर हाँ, लो, कोई भी बिजनेस हो या फिर जॉब भी कर रहा है, करियर है या स्टॉक मार्केट। तो ड्रॉ डाउन फेज आता है। तो ड्रॉ डाउन फेज पे आप कैसे ओवरकम करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप ठीक से इसको ओवरकम नहीं कर पाते तो आप जिंदगी में फिर इस फील्ड में ना खुद काम कर पाएंगे ना किसी और को सजेस्ट कर पाएंगे। हाँ, वो किसी को एक गाइड भी नहीं फियर, दे पाएंगे हाँ, आप। एक फियर बन जाता है ना कि अरे मैंने कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं मुझसे, है ना। तो आप किसी को सजेस्ट भी नहीं करेंगे, आप दोबारा खुद भी ट्राई नहीं करेंगे। राइट। तो वो जो ड्रॉ डाउन फेज है ना, उसको हैंडल करना, ये एक चैलेंजिंग मैटर है कि उसको हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें रही शुरुआत के दिनों में। सोसाइटी का प्रेशर था, ड्रॉ डाउन फेज था। उसके बाद जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, है ना, तो इसका एक अलग सा माहौल बनता है। मान के चलिए आज
लोग इसमें शायद डिस्कस ना करें, मान के चलिए कि आप एक ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जिस ग्रुप में सभी का यही माइंडसेट है कि हमें जॉब करना है, बिजनेस भी नहीं, जॉब करना है, राइट, अच्छे सैलरी, अच्छे पैकेजेस। वहाँ से निकल के जब आप ये सोचते हैं ना कि उस ग्रुप से निकल के अब मैं ट्रेडिंग करूंगा, अब मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, तो सबसे पहले तो आपको कहा जाएगा कि पागल हो गया है राइट। ना। तो आपका वो सर्कल ही नहीं है, वो सर्कल बनाना भी एक चैलेंज है। हाँ, उस जैसे लोग भी ढूंढना एक चैलेंज अपने बिल्कुल आप में होता है। बिल्कुल, और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, राइट। हम्म। तो वैसे लोग आइडेंटिफाई करना, उस माहौल पे जाना, ये भी एक चैलेंज है। और अगर उस माहौल पे आप नहीं है तो मान के चलिए आपकी जो जर्नी है ना, जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस तो आते रहते हैं, लेकिन जब एक माहौल होता है वो आपको चीज़ों को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। मान के चलिए लॉसेस इनिशियल डेज पर हर किसी का होता है। अब मेरा लॉस हुआ, मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा। डेली लाइफ में क्या होता है ना, कुछ भी हुआ, अरे दोस्त ये समझ नहीं आ रहा, कुछ समझा दे, तो उसको पता है कि इसमें क्या हो सकता है, कोई ना कोई एक्सपर्ट है तो वो आपको गाइड कर देगा। हमें कौन गाइड करेगा? राइट। तो इसलिए वो सर्कल भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। अगर आपके पास वो सर्कल नहीं है तो दिक्कत बहुत आपको आने वाली है। तो कोशिश करिएगा, मेरा भी ये सजेशन है कि अ, जब भी आप काम करें ना, आप कोशिश करिए कि एक ऐसे सर्कल के साथ जुड़ जाए, वो आपको मेंटली बहुत हेल्प करेगा। हाँ, मतलब आपका एक बॉन्ड बन जाए किसी के हाँ साथ में हाँ ऐसा, हाँ, जो एटलीस्ट आपको आप गाइड डिस्कस करता कर रहे, पाए। बिल्कुल डिस्कस कर पाए आप उसके साथ में, और कुछ ना बिल्कुल कुछ हेल्प मिल पाए रिगार्डिंग आपके करियर के रिगार्डिंग, या फिर ट्रेडिंग में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर डेली रूटीन जो चल रहा है आपका, उसके एटलीस्ट आप शेयर कर पाए, है ना। शेयर कर पाए उसको। क्योंकि क्या है ना कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि मान के चलिए उनका लॉसेस हुआ है, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। अब ये जो ना बताने का ये जो प्रोसेस है ना, ये इनके माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, इनकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि आप अंदर से ना फ्रस्ट्रेटेड है, राइट। आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आएंगे, ये आपके पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एटलीस्ट जाओ ऐसे ग्रुप में बैठो जहाँ पर सभी एक जैसे हैं, एक माइंडसेट के हैं, तो वहाँ पर डिस्कस करो, जो होगा वहाँ पर ही सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जब अगर बता नहीं पा रहे ना, तो वो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब वो करेगा। अंदर ही अंदर आपको खत्म करता वो आपके रहेगा। पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तो ट्रेडिंग तो ठीक है, चलो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन माइंडसेट अगर सही नहीं है तो उस टेक्निकल चीज़ों का क्या ही कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो आपकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी कैसी रहती है? आप किन किन चीज़ों में करते हैं? जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, या फिर टेक्निकल एनालिसिस? ओके चलिए, सबसे पहले तो मैं प्योर टेक्निकल बंदा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं फंडामेंटल बेहतर है, कुछ लेंगे टेक्निकल बेहतर है, और जो लोग एक्चुअल में इन्वेस्टेड है वो कहने कुछ भी बेहतर नहीं है ना। राइट। तो इसमें अलग अलग थॉट प्रोसेस है। अब देखो, मेरा जिससे पैसा बन रहा है मैं तो उसको ही कहूँगा ना। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ मेरा ये मानना है कि एक कैंडल बनने में ना पैसा लगता है। तो तुम कैंडल देखो, वो हवा में नहीं बन सकता, उसमें पैसा लगता है, कोई पैसा पंप करेगा तब जाके ये कैंडल बनाएगा, राइट। राइट। तो मैं इसलिए टेक्निकल को ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि फंडामेंटल क्या हो रहा है। देखिए, मेरा एक लिमिटेड रीच है, राइट। एक कंपनी में क्या हो रहा है, उस कंपनी के क्या बिजनेसेस चल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या चल रहा है, मेरा वो हैसियत ही नहीं है कि मैं जाके पता करूँ, बिल्कुल। है ना। एक लिमिट के बाद वो भी जाके खत्म हो जाएगा। 2-4 कंपनी ना हो, आप जानते होंगे, हाँ। उसके बाद आपको 5,000 6,000 शेयर्स में से आप कभी ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब में ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें क्या चल रहा है, क्या और नहीं चल रहा इतना टाइम भी नहीं होता। है। टाइम भी नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट क्या है ना, मैं कहता हूँ कि छोड़ो, टेक्निकल देखो। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है टेक्निकल चीज़, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक्चुअल में पैसा लगता है और इन पैसे से ही वो कैंडल्स बनते हैं। फॉर दैट रीज़न मेरा ये मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल। और मेरा पर्सनल अप्रोच जो होता है, मैं हमेशा, जैसे कि आपने कहा डाइवर्सिफाई या ऐसे जो चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, मैं लार्ज कैप में बहुत कम काम करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बन चुके हैं वो। राइट। और स्टॉक मार्केट में आने के बाद अगर आप देखेंगे, बिगिनर जो है उनका पहला कंसर्न यही होता है, दो तरीके से। एक होता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, लार्ज कैप में जाऊंगा। कुछ लोग का ये होता है कि मेरा पैसा जो डबल हो जाए, मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा। होता है ना, 10 रुपये का स्टॉक ले लिए, 100 रुपये जाएगा, किसी दिन 1000 रुपये जाएगा। वो माइंडसेट होता है कुछ लोग, मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढते मल्टी हैं। बैगर ढूंढते हैं। तो अपना माइंडसेट वैसा नहीं है। हमारा माइंडसेट है कि हमें जिसमें अपॉर्चुनिटी दिखे, जिसमें लगे कि ग्रोथ है, जिसका स्ट्रक्चर हमें कह रहा है कि इसमें ग्रोथ है, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बताते हैं। एक रिटेल ट्रेडर कहाँ पर निवेश करेगा इन फ्यूचर? मोटा मोटा सिंपल सा चीज है, सस्ता खरीदो, एक्सपेंसिव बेचो, यही बिजनेस है। यही बिजनेस होता है। हाँ,
कि आप Stock 10 market रुपए में का यही है। खरीदो, 15 का बेचो, 12 का बेचो। हाँ, अगर आपको अब पता है ना कि मैं किसमें बेच सकता हूँ, किसको बेच सकता हूँ, तो आप किसी भी सेगमेंट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लोग इसको देख रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट को कैसे देख रहे हैं मैं बताता हूँ। लोग स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं कि कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। आपको किसी से सस्ता खरीदना है तो किसी और को एक्सपेंसिव बेचना है। तो अगर आपको इतना पता चल जाए कि वो बंदा मुझसे कितना एक्सपेंसिव खरीदेगा, तो ही ना मैं सस्ता माल उठाऊंगा, हम्म, है ना। मान के चलिए कि मैं अपनी डेली लाइफ में भी कोई एक प्रोडक्ट में बेचना चाहता हूँ। अब मैंने खरीद लिया उस प्रोडक्ट को। अगर खरीदने से पहले मुझे ये बात पता हो कि आप किस प्राइस में खरीदने के लिए सोच रहे हैं मुझसे, हाँ। तो मैं तो फिर खरीदने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कहाँ पर खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, किस प्राइस के रेंज पे खरीदेंगे। तो हम चार्ट को ऐसे रीड करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो जो रिटेल निवेशक है वो कितने में खरीदने के लिए तैयार है। वो अगर आपको एक बार पता चल गया, स्टॉक मार्केट ईजी है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा पर्सनल जो चीज़ है मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि मैं कहाँ खरीद रहा हूँ और किसको बेच सकता हूँ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अंडर वैल्यू स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है वो कैसी रहती है? देखिए, अंडर वैल्यूड, जैसे कि मैंने कहा मैं तो टेक्निकल चीज़ें ही देखता हूँ, हम्म, तो मैं टेक्निकली अंडर वैल्यूड कहूँगा, है ना। कि टेक्निकली अंडर वैल्यूड क्या है, मैं किसी पैरामीटर के बेसिस पे नहीं कहूँगा कि इस पैरामीटर के बेसिस पे अंडर वैल्यूड है। मैं कहूँगा कि टेक्निकल के बेसिस पे अंडर वैल्यूड क्या है। मेरे लिए टेक्निकल के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ अंडर वैल्यूड स्टॉक की, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो मान के चलिए एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। हम्म, हम एकदम सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई एक स्टॉक टॉप से 100% गिरा था। अब 100% से वो वापस बॉटम से वो वापस रिकवर होके वो जो 100% गिरा था ना, उसका 50% उसने कवर कर लिया मान के चलिए। तो मेरे लिए आप ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि बाकी 100% इसका अभी भी पेंडिंग है। कि वो सवाल सवाल ये भी है। 50% आपको डिस्काउंट में मिल रहा हाँ, है। 50% मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि उसको बाकी का रेंज भी कवर करना है। वो इस वजह से नीचे आया था, है ना। अब देखिए, नीचे आने के पीछे बहुत सारे स्पेसिफिक कारण हो सकते हैं कि सेक्टरल कोई न्यूज़ हो जिस वजह से उस सेक्टर में गिरावट देखने को मिला। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि कुछ पॉलिसी चेंजेस हुई हो जिस वजह से वो नीचे गिरा। गवर्नमेंट पॉलिसीज हाँ, होती गवर्नमेंट है। पॉलिसीज वगैरह हो सकते हैं। कोई कंपनी का पर्सनल कुछ चल रहा हो जिस वजह से वो गिरा हो। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा ये क्या करना कि तुम गिर ही गए हो, जब तुम बाउंस बैक करोगे तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए जाओ, तो मैं तुम में जाऊँगा। तो मेरे लिए अंडर वैल्यूड है जो गिरा है, उसके बाद वो रिकवर कर रहा है, अपने 50% को ब्रेक कर रहा है, अब मेरे लिए वो अंडर वैल्यूड हो चुका है, अब मैं जाऊँगा इसमें। वो कहीं पर भी जा सकते हैं, वो मल्टीबैगर भी बन सकता है, तो मैं वहाँ पर जाना पसंद करूँगा। अभी हो सकता है लार्ज कैप का, ये हो सकता है मिड कैप का, ये हो सकता है स्मॉल कैप का, डज़न्ट मैटर। वो किसी भी सेगमेंट का हो सकता है, वो किसी भी सेक्टर का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मेरे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू अंडर वैल्यूड टेक्निकली अगर मैं कहूँ, तो मैं वहाँ पर ही जाता हूँ, जो एटलीस्ट 50% क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इनको जो स्टॉक सिलेक्शन की होती है ये आप कैसे करते हैं? देखिए, इसके लिए तो वैसे आप आज के दिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको स्कैनर बना के देते हैं। आप अपने जो भी कस्टमाइज़ करके आप उनको बना सकते हैं जो भी आपको चाहिए होता है। तो मैं वैसे कुछ यूज़ करता हूँ जो मुझे कस्टमाइज़ करके आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करता है इतने हज़ारों स्टॉक्स में से। और दूसरा चीज़, मैं मैनुअली चेक करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि देखिए, हमें प्यार है चार्ट से, हम्म, सीधा-सीधा बात है। मुझे पसंद है रोज़ 200 चार्ट देखना। तो अगर आप देखिए, ये बिज़नेस, इस बिज़नेस में अभी भी मैं इसलिए हूँ ना क्योंकि मुझे इससे प्यार राइट। है ना? तो जिसको प्यार है वो हम्म, शॉर्टकट नहीं ढूँढेगा। हम्म, उसको देखना है कि अरे चलो क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है ना? तो ऐसे है ना कि आप स्टॉक का नाम भी बता देंगे तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि कितने में चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, ऐसा वाला वो कन्विक्शन आ गया है, ठीक है? तो हालाँकि वो अलग चीज़ है। तो मैं मैनुअली चेक करना भी पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादातर मैनुअली चेक करता हूँ। कभी-कभी टाइम का थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है, जैसे कि कहीं पर भी कुछ है, टाइम शॉर्ट है मेरे लिए, तो मेरे पास स्कैनर है, मैंने स्कैनर बना के रखा हुआ है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के। तो क्लिक करने से क्या होता है कि कस्टमाइज़ होके आ जाता है कि किस स्टॉक में ये वाला कंडीशन बन रहा है जो मैं कह रहा हूँ। है ना? तो फिर मैं वहाँ पर प्लान कर लेता हूँ कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर रीसेंट इवेंट क्या चल रहा है। एक तो है कि बड़ा प्लान रखना कि आने वाले दिनों में क्या होगा, एक है कि अभी क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से चेक कर ठीक लेता है। हूँ। अभी मतलब जो हमारे ज़्यादातर व्यूअर हैं, हुँ। ठीक है, वो बिगनर्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे कि आप वो कैसे अंडर वैल्यू स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और उसमें सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट करें? देखिए, मेरा मोटा-मोटा सजेशन रहेगा कि आप निफ्टी मिड कैप में जाओ, ठीक है? लार्ज कैप में तो मोमेंटम उतना ख़ास होता नहीं है, मिड हम्म, कैप में जाओ।
और मिड कैप में मेरा सजेशन रहेगा, आपने कहा कि बिगिनर्स है, अगर वो बिगिनर है या फिर वो उस जोन में है जहाँ पर वो उस चीज़ों को सीख रहा है और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, मेरा सजेशन रहेगा मैनुअल से बेहतर कुछ नहीं। आप मान के चले ना, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में जो एक्चुअल बिजनेस कर रहा होता है ना, जो उसमें डीप में घुसा हुआ है, उसको हर एक प्रोडक्ट का पता है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक सेगमेंट पर का बिजनेस कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बिजनेस, आपको ये पता होगा कि ये प्रोडक्ट बनता कहाँ पर है, कैसे बनता है, इसके कौन कॉम्पिटिटर है, क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए, सब कुछ पता होगा, राइट। तो एक ट्रेडर को भी ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, स्टॉक्स में क्या चल रहा है, कितने हजार स्टॉक्स है, वहां पर क्या क्या चल रहा है। एटलीस्ट निफ्टी 500 के पता होने चाहिए, एटलीस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 के पता होने चाहिए। मैं शॉर्टकट किसी को नहीं बताता कि आप शॉर्टकट आओ। शॉर्टकट में क्या होगा ना कि एक होता है कि मेरा वो जो रूट है ना वो स्ट्रांग है, एक होता है कि नहीं चलो काम चल जाए। हाँ। तो मैं सजेशन दूंगा, अगर आप उस फेज में है, लर्निंग फेज में, मेरा सजेशन रहेगा आप रूट को स्ट्रांग करिए, मैन्युअली सर्च करिए। निफ्टी 500 एकदम बहुत रट्टा मार लीजिए, निफ्टी 500 के स्टॉक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा, और कमेंट में बताएगा आप लोग भी। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं, है ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोगों को ये नहीं पता कि वो जो स्टॉक्स है वो किस सेगमेंट में काम करता है, उस स्टॉक का, वो जो कंपनी है उसका बिजनेस क्या है, लोगों को यही नहीं पता। 99% लोग, उनको पता ही नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है ना वो किस किस सेगमेंट में काम कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं। 99% लोगों को यही नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता होगा कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, बिल्कुल, ओनर कौन है कंपनी के। ये जानना चाहिए। आपने पैसा लगाया ना, भले ही 10 रुपए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मुझे 100 रुपए दीजिए, मुझे 1000 रुपए दीजिए, हो सकता है कि आप मुझे 100 रुपए दे दें। अगर मैं जब आपको कहूँगा कि 1000 रुपए दे दीजिए, फिर 10,000 रुपए दे दीजिए, तो आप मुझे 100 सवाल करेंगे, क्यों चाहिए, क्या करना है, बहुत सारे कब बैक करेंगे, हाँ। बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट जब पैसा लगाते हैं ना, वो सवाल नहीं करते। सवाल तो वहां पर भी बनना चाहिए। वो सिर्फ एक लालच देखते हैं कि हाँ ये स्टॉक बढ़ रहा है, हाँ, तो मैं इसमें एंटर कर जाऊं, मैं भी प्रॉफिट हाँ, कमा उनका लूंगा। ये कि ना कि मिस ना हो जाए, हाँ, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो अपॉर्चुनिटी जाए, जो अपॉर्चुनिटी फोमो मिस होता है। हाँ, जो फोमो होता है। इसी कारण से 90% रिटेल ट्रेडर ट्रैप है आज के दिन। पोर्टफोलियो जिनका भी रेड है ना, इसी कारण से रेड है। एक तो उनको पता नहीं है कंपनी कर क्या रहा है, और रिसर्च करेंगे, कब करेंगे मैं वो भी बताता हूँ। मान के चलिए उस कंपनी को उन्होंने ले लिया, अब बाइंग प्राइस से वो 20-30% नीचे है, अब रिसर्च करेंगे कंपनी कर क्या रहा है नीचे क्यों आ रहा है, अब रिसर्च करेंगे। तो मेरे कि पहले रिसर्च करो ना, फंडामेंटल सही है कि नहीं, फंडामेंटल मतलब कंपनी क्या कर रहे हैं, है ना। अब मैं किसी भी, जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ आया था, आपके दिल्ली की एक कंपनी है, तो टू व्हीलर कंपनी है, टू व्हीलर या 4 व्हीलर कंपनी है। तो उन्होंने आईपीओ लाया 12 करोड़ के लिए, और उनको मिला 2000 करोड़ के ऊपर, राइट। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। मैंने भी पढ़ा उसको, 400 गुना सब्सक्राइब हुआ था वो। हाँ, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको एटलीस्ट देखना है कि जिस कंपनी में निवेश कर रहा हो, एटलीस्ट वो कुछ तो कर रहा होगा, बिल्कुल, कुछ तो उसका बिजनेस चल रहा होगा। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं तो कभी लेता नहीं, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है कि अब क्या बिजनेस कर रहा है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं किसी ऐसे कंपनी में जाऊंगा जो आई थिंक ये फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं, प्रोबेबली ये फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो मैं इसमें जाऊँ या जो मैन्युफैक्चर उसमें जाऊँ, राइट। तो आपको अगर स्टडी करना है ना, डीपली स्टडी करना है कि अच्छा क्या चल रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, क्या प्लान है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है। मैं कहता हूँ कि ये आर्ट है, ट्रेडिंग एक आर्ट है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 15 मिनट का कोई कैंडल ब्रेक हो गया, कोई सेटअप बन गया, ट्रेड कर ले। ये होता है कि टेम्परेरी हवा आएगा तो आप इस हवा में निकल जाएंगे। हमेशा जो भी दिग्गज निवेशक है वो कहते हैं कि बुल रन आने से पहले ना, जब बुल को भागना होता है, वो एक बार अपने बॉडी को हिलाता है। पता है उस हिलाने से क्या होता है, इसके ऊपर जितनी भी कचरा है ना, हाँ। वो गिर जाता है। अब वो कचरा है रिटेल ट्रेडर। जब उसको भागना होता है वो हिलाएगा, आपको हिलाएगा, आपके पोर्टफोलियो को हिलाएगा, आपको माइंडसेट को हिलाएगा। आप निकलेंगे तो वो भागेगा, आपके एसएल निकलेंगे, तो एसएल हिट निकलेगा, होंगे तो वो भागेगा। निकलेगा। तो ये वाला कंडीशन रिटेल ट्रेडर के साथ होता है। ये किन लोगों के साथ होता है ये भी सुनिए। ये वही लोग हैं जो सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के कोई सेटअप आइडेंटिफाई कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो ब्रेक को देख के ट्रेड कर रहे थे। ये वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रॉड पिक्चर नहीं देखा। उन्होंने देखा कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा।
मार्केट आज और कल वाले को निकाल देता है। मार्केट कहता है कि पैसा दूंगा तो इन्वेस्टर को दूंगा, या फिर एटलीस्ट तुम्हारा अगर 3 महीने का व्यू है, 2 महीने का व्यू है तो उनको दूंगा। और किन लोगों को मिलता है, मान के चलिए आपके पास आप 1-2 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं, इंट्राडे का प्लान कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इन लोगों के लिए टेक्निकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना मनी मैनेजमेंट। इंट्राडे प्लान कर रहे हैं आप, मान के चलिए कोई भी सेटअप हो सकता है, कोई भी एक्यूरेसी वही 70, 60, 50, तो 50% एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। कुछ बंदे 50% से भी पैसा बना लेंगे, कुछ लोग ऐसे जो 70% से भी पैसा नहीं बना पाएंगे। कारण यही है, कारण है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कि लॉस दूंगा तो 2 रुपये का दूंगा, प्रॉफिट लूंगा तो 1000 रुपये का लूंगा। हाँ, 10,000 रुपये करते भी यही है कि वो प्रॉफिट को बुक करते हैं, हाँ, और लॉस को होल्ड करते हैं। ये तो इन्वेस्टर वाले, हर किसी को आप पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं, बोले मैं तो इन्वेस्टर हूँ। लेकिन जिस दिन इसने शुरू किया था ना, उसने इसलिए शुरू किया कि आज ही मुझे रिटर्न मिल जाए। अब क्योंकि स्टॉक नीचे आ गया, अब वो इन्वेस्टर बन चुका है। तो मार्केट में शुरुआत हर किसी का एज ए ट्रेडर होता है, एंड उसके इन्वेस्टर की तरह निकलता है ना। तो मैं कहता हूँ अगर इन्वेस्टर बनना ही है, प्रॉपर बनो ना, प्रॉपर इन्वेस्टर बनो, ठीक है। तो वो वाला कंडीशन है रिटेल ट्रेडर का आज के दिन मार्केट। तो वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पैसे के साथ। आप कोई एग्जांपल देना चाहेंगे अच्छा सा, रियल लाइफ से रिलेटेड कोई? देखिए, सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है, जिसने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई है। कभी भी स्टॉक मार्केट में ये ना सोचे कि आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, कभी भी ना सोचे। भले आपका जो नेटवर्थ है, आपका जो वेल्थ है, भले वो 1000 करोड़ पहुंच जाए, 2000 करोड़ पहुंच जाए, 10,000 करोड़ पहुंच जाए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत कुछ आता है ना। ये मार्केट है, मैंने ऐसे भी देखा 20 साल लगा के उन्होंने पैसा बनाया और 20 दिन में सब कुछ गायब। तो कभी ये नहीं सोचना है ना। तो सबसे पहले तो अगर आप ये भी देखेंगे, बहुत सारे लोग जो पैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, वो डाइवर्सिफाई करते हैं, अदर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आज मेरा अच्छा दिन चल रहा है, कल नहीं भी चल सकता, मैं कैसे ओवरकम करूंगा। क्योंकि मार्केट सीधा नहीं चलता, सीधा जाएगा, पॉज लेगा, फिर जाएगा। तो वो जो एक डीप आएगा, उस डीप में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई अदर बिजनेस है क्या, वो डीप आपसे ये सवाल करके जाएगा। ये जो आप देखते हैं ना स्टॉक कैसे जाते हैं, जिगजैग करके ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो वो जो डीप आता है ना, वो डीप आपसे एक सवाल करता है, आपके पास अदर बिजनेस सोर्स है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप स्टेबल कर सकते हैं अपना, आपको नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए आप देखते होंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो कहते भी है कि स्टॉक मार्केट के पैसे से अपने लाइफस्टाइल को चेंज मत करो, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो उस लाइफस्टाइल को तो मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये रियलिटी है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग अरे भाई आज कमा लिए तो कमा लिए, मैं तो बन गया फुल टाइम ट्रेडर। लास्ट 4 सालों से मार्केट में बूम है, लोग आ रहे हैं, किसी ना किसी दिन तो गिरेगा, क्या करेंगे, बैकअप है कुछ, क्या प्लान है आपका? अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो शॉर्ट सेल कर लूँगा, आपको अगर इतना ही ईजी लगता है तो करके देखिए कि मार्केट समझा देगा आपको कि मार्केट क्या कर सकते हैं। मेरा एग्जांपल ये है, एक कंपनी में मैंने निवेश किया था, कंपनी का नाम है HSCL। 43 रुपीज के आसपास मेरा बाइंग प्राइस था, एवरेज 40,000 क्वांटिटी। तो ये 60 के आसपास गया, मैंने बेच दिया। 43 से लेके 60 के आसपास जब वो गया तो मैंने बेच दिया 40,000 क्वांटिटी। तो मुझे तो डिसेंट रिटर्न मिला, राइट, विद इन अ वीक, आई थिंक एक हफ्ते या 10-12 दिन की बात है। अब हुआ ये कि वही कंपनी, वही स्टॉक आज के दिन आई थिंक 400 या 500 के आसपास खड़ा हुआ है, राइट। एंड ये हुआ है नेक्स्ट 4 सालों में, ठीक है। तो वो जो रिटर्न है वो इसलिए मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे क्वांटिटी ज़्यादा थे, है ना। तो अगर क्वांटिटी कम होता मैं आराम से बैठ सकता था, आराम से आप उसको होल्ड करके रख सकते थे। तो ये आपको बताता है, अगर आप, अब मैंने क्यों बुक किया, क्वांटिटी ज़्यादा तो अच्छी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, right. अगर ये मेरे अगेंस्ट पे आ जाता, लॉस भी मेरा ज़्यादा होता। तो मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर मैनेज नहीं है, ये सिर्फ आपको लॉस नहीं दे सकता। लॉस ये मत सोचिए कि अरे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये लॉस है। लॉस ये भी है कि उस स्टॉक से मुझे 10 गुना रिटर्न मिल सकता था, मैंने लिया 1 गुना। मिल सकता था 100% रिटर्न, मैंने लिया 10% रिटर्न, ये भी एक तरीका लॉस है। हर स्टॉक तो ऐसा नहीं करता ना, राइट। फ्यू स्टॉक करते हैं, कुछ कम ऐसे स्टॉक है, मान के चलिए 5 स्टॉक ऐसे निकल गए आपके पूरे करियर में, है ना, 10 स्टॉक ऐसे निकल गए जो मल्टीबैगर हो जाते हैं, मल्टीबैगर है। तो ये भी एक लॉस है, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा और एक एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी का IPO आया था तो मैंने निवेश किया था समहाउ,
मैं आईपीओ पे निवेश नहीं करता, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। खास करके बुल रन में मैं कभी आईपीओ पे निवेश नहीं करता। अभी करंट के इवेंट आप लोगों ने देखा हुआ है, राइट। तो मैं बताता हूँ, एक कंपनी था, उस कंपनी के आईपीओ पे मैंने निवेश किया, 300 रुपये के आसपास मोटा मोटा आईपीओ आया था। जब लिस्टिंग हुई 600 रुपये हो गया, 100 ऑलमोस्ट 100% रिटर्न, क्योंकि 300 में परचेसिंग है, ये लिस्टिंग में 600 रुपये हो गया, तो 100% रिटर्न। और ये 10 दिन की बात है, 10 या 11 दिन की बात है लिस्टिंग पे। तो मोटा मोटा करके इसमें जो रिटर्न मिला है 100% का। 10 दिन में 100% का रिटर्न, और क्या चाहिए आपको। मैं तो बुक करके निकल गया। तो मैंने 600 में बेचा। पता है वो स्टॉक आज के दिन कितना है? कितना? 6000। ओह माय गॉड। आज तक वो नीचे नहीं आया। आज तक मैं बैठा रहा कि आओ जाओ नीचे। कंपनी का नाम बता देते, डीमार्ट। ओह, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जैसे आईपीओ की भी बात हो ही रही है, तो आईपीओ के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे अभी क्या है कि करंट के सिनेरियो में बहुत सारे आईपीओ डेली आ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कि डेली कम से कम 8-10 आईपीओ आपको दिखते ही हैं कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई भी ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं। जैसे अभी हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देखा, कितना सब्सक्राइब हो, उसने अलग ही रिकॉर्ड बनाया, अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है अब तक का। तो उसमें हमें प्री आईपीओ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या पोस्ट आईपीओ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आईपीओ के खिलाफ हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं हूँ टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे टेक्निकल चीज़ें पसंद है। अब मैं ना उसी स्टॉक में जाता हूँ जिसके पास डाटा हो। डाटा मतलब मैं आपको बताता हूँ, पिछले के कुछ उसकी कैंडल बनी हो, कुछ चार्ट बना हुआ, कुछ पैटर्न उसके बने हुए, 10 साल का डाटा हो। ये मुझे क्या बताता है कि मेरे पहले बहुत दिग्गज लोग आए जो फंसे हुए हैं। ये उनका काम है स्टॉक को ऊपर लेके जाना, मेरा नहीं। मुझे तो अपना भाव मिलेगा, मैं लूंगा, मैं बैठा रहूंगा। ये उनका काम है, उन प्रमोटर का काम है, उन दिग्गज लोगों का काम है जिन्होंने टॉप में लिया हुआ है, वो ही पंप करेंगे। मेरा कोई काम नहीं है इसमें। अब मैं अगर आईपीओ में जाता हूँ, इसमें कोई डाटा ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि कौन पहले फंसा है मुझसे पहले। बिल्कुल, है ना। तो मैं नहीं जाता वहां पर आईपीओ पर। ऐसे नहीं कि आईपीओ खराब होते हैं, मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं जिस ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड करता हूँ, मैं जिस स्टाइल में निवेश करता हूँ, वो मुझे अलाउ नहीं करते। अब जैसे कि हाल ही में एक कंपनी है, मुझे एक केमिकल कंपनी है, मोटा मोटा मुझे जितना याद है, और आई थिंक 200 रुपये के आसपास इसका कुछ प्राइस था। और ये कंपनी रिसेंटली उन्होंने लिया था, राधा किशन दमानी जी ने लिया हुआ था, ठीक है। और इसने मोर देन 100% रिटर्न बना के दिया। और जब उन्होंने लिया ना, ये मेरे एक कॉन्सेप्ट है, ऑल टाइम हाई कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के आसपास ये था, ठीक है। तो मेरा मन हो रहा था कि लूं, पर मैंने लिया नहीं। लेकिन एक चीज़ था, अगर उन्होंने ऑल टाइम हाई पे लिया, आई थिंक 216 या ऐसा कुछ था, 226, यही कुछ होगा, आई थिंक 200 या 400, इस रेंज के बीच ही होगा कुछ, मुझे पूरा क्लियरली याद नहीं है। तो वो अब डबल हो चुका है। तो उन्होंने जब लिया था ना उस कंपनी के शेयर्स को, वो ऑल टाइम हाई पे था। अब मेरे एक सिंपल सा सवाल है, सोचिएगा इस चीज़ को। एक स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई पे है, इससे ऊपर वो कभी गया नहीं था। मैं मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, वो 100 रुपये के आसपास है, हाईएस्ट 100 रुपये ही था इसका। आपने 100 रुपये में खरीदा, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब वो 110 का होगा, 105 का होगा, राइट। अब उन्होंने ऑल टाइम हाई पे लिया, राइट, तो उनको प्रॉफिट कब होगा? जब इसके ऊपर बेचेंगे। इसके ऊपर बेचेंगे। तो ये उनका काम है ना, इसको ऊपर लेके चलना, मेरा काम थोड़ी है। समझ रहे आप लॉजिक को? ये मेरा काम नहीं है, उनका काम है इसको ऊपर लेके जाना, क्योंकि उन्होंने ऑल टाइम हाई पे खरीदा, उन्होंने 100 रुपये में खरीदा। अब इतना पैसा जब उन्होंने, आई थिंक उन्होंने 40 लाख शेयर खरीदे थे, आई थिंक उस कंपनी के। अब मेरा सवाल ये है कि उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया, सोच समझ के किया होगा, वो तो आपके मेरे तो जैसे नहीं है, हमारे तरह नहीं किया होगा। जैसे कि सिर्फ हमने तो देखा कि हाँ, हमने चार्ट देखा और एंटर हो गए। उन्होंने तो पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट से भी बात की होगी, उन्होंने स्टडी किया होगा, उनकी टीम होगी उसके रिलेटेड, उनके पास अपना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने लिया होगा। मेरा सवाल सिंपल सा था कि अगर ऑल टाइम हाई पे वो खरीद रहे हैं, तो जब कभी भी मुझे लगता है कि अगर आपको ना सेफ रिटर्न चाहिए, मैं आपको कहूँगा कि मान के चले आपको सेफ रिटर्न चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं सालाना कुछ सेफ रिटर्न आ जाए, तो मुझे लगता है ये सबसे सेफ तरीका है। उन स्टॉक्स का आइडेंटिफाई करो जिनमें बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया हाल ही में, ठीक है, अच्छे अच्छे शेयर्स उन्होंने उठाए, मान के चले जैसे कि 40 लाख 20 लाख शेयर उठाया है, 2 लाख 5 लाख बड़े बड़े शेयर्स क्वांटिटी में उठाए। जब आप
ये क्वांटिटी देखेंगे और स्टॉक जब अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो लॉजिकल सवाल है ना कि उसने 100 में खरीदा तो उसको प्रॉफिट होगा 110 में, 101 से शुरू होगा, 110 जाएगा, 200 जाएगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। हम्म, उसके पास हमसे कहीं गुना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारा तो सिर्फ एक चार्ट है हमारे पास चार्ट है। जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्टॉक को जैसे तैसे करके ऊपर लेके जाना। हम उस राइड में थोड़ा सा बैठना चाहते हैं, उस जर्नी में थोड़ा सा बैठना चाहते हैं। तो अगर ऐसे स्टॉक्स मिले, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आप देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से, है ना। ठीक है, तो अभी मतलब करंट जो मार्केट का सिचुएशन है, जैसे ऑप्शंस के लिए लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और नए जो रिटेल ट्रेडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर कर भी रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर प्रॉफिट्स दिखा के, स्क्रीनशॉट दिखा के। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो ये मेरा डाटा तो है नहीं, ये हम्म, ज़रूदा का डाटा है। वो कह रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडर जो है वो 92% 95% लोग जो है वो लॉस में है। ये मेरा डाटा नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कि मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, ना मैं ऑप्शन करता हूँ ना मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। कारण ये है कि अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ, जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ कि मान के चलिए क्योंकि मैं इसको बिजनेस समझता हूँ ना, बिजनेस का एग्जांपल देते हो। मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट को अपने दुकान में ला रहे हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट लाइए जो पैकेजिंग में हो, है ना? जिसकी हम कहते हैं ना शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो। राइट। और आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जो आपको पता है कि 2 से 3 दिन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है ना? क्योंकि लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते होंगे, कुछ भी हो सकता है कि उसकी प्रॉफिट ज़्यादा है, बेचूँगा तो ज़्यादा मुनाफ़ा आएगा। लेकिन अगर उसका उस हिसाब से डिमांड नहीं आया, तो आपको तो पता है 3 दिन के बाद उसको खराब होना ही है। हाँ। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, आपके लिए सजेशन है कि अगर ऑप्शन में खरीदना ही है, अगर देख लो सबसे पहले कि उसमें डिमांड है या नहीं। जैसे कि मैंने दुकान का एग्जांपल दिया, मैं उस प्रोडक्ट को तभी अपने घर लाऊंगा या अपने दुकान में लाऊंगा जब मुझे पता है कि अरे कस्टमर तो कल आने वाला है। जैसे कि प्रसाद, पूजा आएगा तो प्रसाद लेंगे लोग, तो मैं हाँ। भर भर के बनाऊंगा। नॉर्मली अगर मैं बना के बैठा रहूँ तो लोग थोड़े आएंगे लेने के लिए उतना, बिल्कुल। है ना। वॉल्यूम में लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बल्क में जाएगा प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट के साथ तुम खेल रहे हो ये कितने दिन रख सकते हो। और इक्विटी है वो पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट, आराम से बैठो जब तक एक्सपायरी नहीं आएगा खुद का, एटलीस्ट 3-4 महीना आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस करना है तो प्रॉपरली करो, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर को ना ऐसे मैनिपुलेट किया गया है, ऐसे इन्फ्लुएंस किया गया, उनको दिखाया गया कि 10,000 से 10 लाख बन सकता है। ये टैग है, वीडियोस के टैग बनते हैं ऐसे। तो वो तो कहेगा अरे लोग बना रहे हैं, मैं ही नहीं बना पा रहा हूँ, मैं ही गधा हूँ, हाँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं कर पा रहा। और वो लगा रहता है, आज इसका करेंगे कोर्स, कल उनको फॉलो करेंगे, परसों उनको करेंगे, ये चलता रहेगा। तो पैसा उस साइड में भी जा रहा है और पैसा ट्रेडिंग में भी जा रहा ट्रेडिंग है, में भी जा रहा है। ब्रोकरेज तो है ही एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले ये समझो कि बिजनेस क्या कर रहे हो और इस बिजनेस में क्या होने वाला है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है। अगर ये क्लियर नहीं है तो तुमको जाना है। तो मेरा ये सीधा सीधा है, बिगिनर हो बिल्कुल मत जाओ ऑप्शन में, इन्वेस्टमेंट पे जो एटलीस्ट 6 महीने इन्वेस्टमेंट का तो मजा लो। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, माइंडसेट तो देखो, आराम से बैठा हो। अच्छा, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, हम्म। तो इन्वेस्टमेंट एक होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, हम्म। ठीक है? एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग और एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। हम्म। आप इसमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं इन्वेस्टर हूँ, हम्म, अलग पोर्टफोलियो है मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, हम्म, इसके लिए अलग पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है मैंने, इसका नेचर अलग होगा। हम्म, मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ, ओके। राइट। हम्म, मैं इक्विटी में भी इंट्राडे कर लेता हूँ, है ना। तो क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ बेसिकली, मुझे मोमेंटम चाहिए, जहाँ पर मोमेंटम है वहाँ पर। अब वो इक्विटी में बन रहा हो, वो फ्यूचर में बन रहा हो, वो ऑप्शन में बन रहा हो, मैं प्रेफरेंस इक्विटी को देता हूँ, वो अलग सी बात है। मैं राइट। बेसिकली मोमेंटम ट्रेडर हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल होता है कि सर किस सेगमेंट पे काम करना चाहिए। हम्म, तो सबसे पहले तो समझ लो, पहले इक्विटी आया है, उससे गया है फ्यूचर, फ्यूचर से ड्राइव होकर निकला है ऑप्शंस, इसलिए इनको डेरिवेटिव कहा जाता है। नाम ही है डेरिवेटिव, ड्राइव करके निकल गया प्रोडक्ट। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, जो पहला है उसको छोड़ दे रहे हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे दादाजी है, पिताजी है, बेटा है। लोग क्या कर रहे हैं ना, बेटे को सब कुछ दे रहे हैं कि अरे, लेकिन जो दादाजी है उनको भूल ही गए कि अरे ये जो शुरुआत हुआ है ना जर्नी का, वो उनसे हुआ है, वो लीडर है ना। तो वो पता कर सकते हैं, वो बता, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो नॉलेज है, वो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले इक्विटी में आओ, वो आपको पैसा देगा, एक्सपीरियंस देगा,
माइंडसेट को क्लियर करेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मोमेंटम पकड़ना आ गया कि जिस स्टॉक को मैं लेता हूँ विद इन 3 डे विद इन 5 डे उसमें मोमेंटम आ जाता है, तो फ्यूचर में जाओ। अगर ये समझ में आ गया कि हाँ फ्यूचर ठीक है मैं कर रहा हूँ, मोमेंटम आ गया, अब मैं लेता हूँ तो विद इन नेक्स्ट 1 डे 2 डे में मोमेंटम आ जाता है या फिर आज ही आ जाता है, तो जाओ ऑप्शन में। ऑप्शन को बनाया गया था फ्यूचर को हेज करने के लिए, लेकिन लोग दादाजी को भूल गए, पिताजी को भूल गए, बेटे के साथ चले हुए हैं, ऑप्शन में चले हुए, क्योंकि यंग है। हाँ, अभी अगर आप देखेंगे ऑप्शन पहले ट्रेड नहीं होता था, फ्यूचर होता था। फ्यूचर ट्रेड होता था ज़्यादा। अभी ऑप्शन का हवा भी चल रहा है। तो पहले ये होता था कि अगर आपको शेयर मार्केट में आना है तो आपको 5-7 लाख रुपए आपके डिमेट में होने चाहिए, बिल्कुल जिससे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि करंट में आप 10,000 रुपए लेकर आइए, ट्रेडिंग कीजिए, 10,000 से 1 लाख बनाइए, 10,000 से 2 लाख बनाइए। अभी क्या है ना कि ये जो हवा चला हुआ है, ये इसलिए चला हुआ है कि जिनको पता है वो भी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जिनको नहीं पता वो भी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हवाई चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस वो करो ना जिसमें तुम लंबा जा सकते हो। 10 साल बाद अगर मैं बात करूंगा तो आप मिलेंगे नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूँ उस बिजनेस में जाना चाहिए जिसमें मैं लंबा जा सकता हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि मेरा कैपिटल जो है वो स्लोली ग्रो हो, डजेंट मैटर, लेकिन कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहे, एक दिन में स्पाइक ना है, धीरे धीरे करके जाए। हम ना एक रैपिड फायर राउंड करेंगे 4-5 क्वेश्चंस का, बिल्कुल ठीक है? मतलब आपको एक ऑप्शन बताना है और क्यों करना है वो बताना है। फ्यूचर ऑप्शन या फिर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि मुझे शान से आराम से बैठ के अपने कैपिटल को ग्रो करवाना है, ठीक है? मुझे आज ही डबल नहीं करना है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। इसलिए मैं ऑप्शन से दूर रहना पसंद करूँगा, फ्यूचर से दूर रहना पसंद करूँगा। मैं इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट का पावर ह्यूज है। ETF या फिर म्यूचुअल फंड? ETF। क्यों? ठीक है, क्योंकि ETF में थोड़ा सा वो अगर आपने सही ETF चुना, मेरे पास जैसे कि ETF है, तो अगर आपने सही ETF चुना तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। और म्यूचुअल फंड से मैं ETF को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि ETF का जो ग्रोथ है वो बढ़िया है, वो बढ़िया से ग्रो करते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ जो मैं करता हूँ, जैसे कि मून 100 एक ETF है, ठीक है? तो मैं इसमें एक्टिव हूँ। तो वो ये तो मुझे ETF पसंद है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा। ठीक है। गोल्ड या फिर रियल एस्टेट? मैं रियल एस्टेट, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर रियल एस्टेट अभी भी मोमेंटम में है। सो मैं तो रियल एस्टेट को ही प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है? तो मेरा भी पसंद रुचि रियल एस्टेट में है, नो डाउट। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग? मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप आराम से बैठ सकते हैं और कोई वो नहीं है कि अरे चलो आज ही करते हैं। तो क्योंकि अदर बिजनेस में भी मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं एक्टिव ट्रेडर हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ बेसिकली। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि मैं स्विंग में जाता हूँ तो मेरा माइंडसेट सही रहता है और उसमें मज़ा भी है। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो इसमें मज़ा भी है। तो आप जॉब भी कर रहे हैं, स्विंग आपके लिए है। आप बिजनेस अदर बिजनेस भी कर रहे हैं तो स्विंग आपके लिए है। अगर आप 24 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना चाहते हैं वो अलग सा सीन है, तो वो इसके लिए इंट्राडे है। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस स्विंग है। अब ये लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने इंट्राडे किया हुआ है, आज भी मैं करता हूँ, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं करता, उतना एक्टिवली, क्योंकि स्विंग में जो मज़ा है, जो कैपिटल ग्रोथ है वो डिसेंट है ना? इंट्राडे में क्या कि आज ही डिसीजन लो, आज ही खत्म करो जो भी करना है। तो मेरा पर्सनल है कि मैं स्विंग में ज़्यादा जाता हूँ। इंट्राडे का भी मुझे पता है कि मोमेंटम कहाँ से क्या कैप्चर करना है, ये डिपेंड करेगा कि मैं कितना टाइम दे पा रहा हूँ, मैं बैठ पा रहा हूँ या नहीं। तो आजकल मैं ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन के सामने, तो मैं स्विंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। पेनी स्टॉक या फिर मिड कैप स्टॉक? मैं कॉम्बिनेशन लूँगा मिड कैप स्मॉल कैप का। पेनी का मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज तक मैंने कोई पेनी स्टॉक नहीं लिया है और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ। मेरे भाई है, वो आज से ठीक 1 साल पहले मुझे रोज़ फ़ोन करते थे और कहते थे कि एक स्टॉक है सुज़लोन, ले लूँ क्या? 6 रुपये था उस समय पे। तो मैंने कहा नहीं। तो आज वो आई थिंक 80 रुपीज़ के आसपास है। आज भी मैं नहीं देखता, लेकिन आज वो 80 रुपीज़ के आसपास है। 83 ना? अच्छा, आपको भी पता है, यानी कि मैंने ले रखे हैं। अच्छा। तो वो हर रोज़ कहते थे, तो मैं हमेशा मना करता था कि नहीं, स्मॉल कैप में नहीं जाना है, जो पेनी स्टॉक उनमें नहीं जाना है। अब वो 80 रुपये हो गया, तो वो रोज़ मुझे गाली दे रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि मैं इसको ले लेता हूँ, तूने मना किया। अब वो ये कि मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। आपने एग्जांपल अच्छा दिया कि सुज़लोन जो है वो 6 रुपये से
80 रुपये 83 रुपये गया। अगर मैं बात करूँ येस बैंक की, अगर मैं बात करूँ आइडिया वोडाफोन की, तो इसका क्या एग्जाम्पल लेंगे? फॉर दैट रीज़न ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, मेरा प्योर ये मना रहता है कि कभी भी पेनी स्टॉक में नहीं जाना है। वो आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है कि वो मल्टीबैगर बन जाए, जैसे कि एक समय पहले जैसे सुज़लोन कहा था आपने, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने मल्टीबैगर वाला रिटर्न दिया। जैसे कि एक स्टॉक मेरे पास था IFSC आई थिंक, तो ये आई थिंक मैंने 16 रुपए में लिया था, तो ये 92 93 तक गया था, ठीक है। तो वो कभी कभी अगर लगता है कि नहीं चलो कंपनी थोड़ा कर रहा है, तो वो कभी कभी, मैं यूजुअली मान के चलिए अगर मैं 100 स्टॉक लूंगा ना, हो सकता है गलती से एक स्टॉक पेनी स्टॉक हो, वो भी कभी कभी, वो वाला कंडीशन। तो थैंक यू सो मच राशिद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और बुलाने के लिए। अगर आप ऐसे ही हमारे एपिसोड देखते रहेंगे, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ट्रेडर्स लेके आएंगे। और राशिद सर से हमारे अभी डिस्कशन हुआ है, इनकी जो स्ट्रेटजी है जिससे अच्छा पैसा कमाते हैं, वो भी हमारी जल्द ही लाइव होगी आफ्टर द वीडियो, उसको भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।